आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। तो इस अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि जैसे कि अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करती है, वैसे ही अभिक्रिया को की दर को आणविकता जो होती है उस पर भी एक अन्य गुणधर्म होता है, वो भी निर्भर करता है। वास्तव में जो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, तो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है उसको ये समझने में, आणविकता भी समझने में सहायता करता है। तो एक डेफिनेशन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती है में भाग लेने वाले स्पीसीज, ये स्पीसीज परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो ये परमाणु, अणु या आयन जो कि एक साथ संघट्ट होते हैं, आपस में टकराते हैं और उसके फलस्वरूप एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं, उसकी संख्या, जितनी संख्या में ये अणु, परमाणु या आयन भाग लेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। तो भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब अभिक्रिया की आणविकता को हम फिर से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आणविक अभिक्रिया, दूसरा हम ले लेते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया और तीसरा हम ले लेते हैं त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो एक आणविक अभिक्रिया जो होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अणुओं की संख्या एक होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड में संघट्ट या टकराने वाले अणुओं की संख्या एक ही होती है, इसीलिए हम इसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ये नाइट्रोजन और जल में विघटित हो जाता है, इसे हम कहेंगे एक आणविक अभिक्रिया। दूसरा हम देखते हैं द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया जो होती है, इसमें भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु भाग ले रहे हैं और विघटित होकर H2 + I2 में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि अणुओं की संख्या 2 है, इसीलिए हम इसे द्विआण्विक अभिक्रिया में वर्गीकृत करेंगे। तीसरा होता है त्रिआण्विक अभिक्रिया। त्रिआण्विक अभिक्रिया जो होती है, ऐसे जो जिसमें अणुओं की संख्या 3 होगी, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंज होता है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 और 1 तीन अणु की संख्या है, ये आपस में उचित दिशा में टकराते हैं और टकराकर प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहे हैं, तो इसे हम त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में अणुओं की संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर फिर से हम अभिक्रिया की एक गुण धर्म है, ये जो है अभिक्रिया का एक गुण धर्म होता है। तो एक अतिरिक्त गुण धर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। चूँकि ये अभिक्रिया हो रही है, लेकिन ये भी अभिक्रिया यदि संख्या में बढ़ जाए तो ये अभिक्रिया जटिल हो जाती है। सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रियाओं में ये विभक्त हो जाते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड KClO3 फेरस सल्फेट प्लस इस अभिक्रिया में हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ेगा, 6 और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया 3। ठीक, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में मूलतः हमारा ये हो गया रिएक्टेंट हो गया। अब ये रिएक्शन जो है वो चेंज हो रही है, किस में बनेगा, KCl प्लस जो फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 थ्राइस प्लस अभिक्रिया में हमें मिलेगा 3H2O। तो इसमें देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक सल्फेट अब 3 संख्या में रहेगा Fe2 और SO4 3H2O। तो इस रिएक्शन के हम अणु संख्याता को, ये एक रासायनिक अभिक्रिया जो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये लंबी रासायनिक अभिक्रिया में देखने पर प्रारंभिक स्तर पे हमें लग रहा है कि ये टोटल अणुओं की संख्या यहाँ पर 6, 3 और 1, यानी टोटल यहाँ पर अणुओं की संख्या 10 है, लेकिन वास्तव में ये 10 नहीं है। तो ये ऐसी जटिल अभिक्रिया जो एक से अधिक अणु के द्वारा संपन्न होती है,
तो एक पद में नहीं होती, बल्कि यहाँ पर फिर से एक नई अवस्था आ जाती है जिसे हम प्रथम पद और द्वितीय पद के नाम से जानेंगे। यानी इनको हम इनकी क्रिया विधि के माध्यम से इसको समझ पाएंगे। यानी हमारे को जब ऐसे प्रकार के रासायनिक समीकरण मिलेंगे जो काफ़ी जटिल हो जाए, तो उनकी क्रिया विधि के आधार पर हम उनके दर का निर्धारण कर पाएंगे। क्योंकि ये यूनिट दर निर्धारक पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो वास्तव में एक साथ संपन्न नहीं होगी, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रथम द्वितीय चरणों में होगा। अब दर का निर्धारण कौन करेगा? तो चूंकि इस अभिक्रिया में जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिले रेस में। रिले रेस में जब लड़के दौड़ते हैं तो उनकी जीत का दावा जो होता है वो हमेशा स्लो गति से जो होता है। भले उसमें 4 लड़के हैं और चारों अच्छे फासले दौड़ रहे हैं, लेकिन एक जो है वो यदि स्लो गति से दौड़ रहा है तो वो पूरे के पूरे गेम को चेंज कर सकता है। ठीक वैसे ही यदि ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया में यदि दर का निर्धारण होगा, तो दर का जो निर्धारण कर रहा है, जिस पद को अभिक्रिया स्लो गति से होता है यानी कि धीमी गति से संपन्न होती है, तो जो धीमी गति से होगी वही अभिक्रिया की दर का निर्धारक पद कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे को इस अभिक्रिया में देखेंगे तो ये जो अभिक्रिया 10 ना होकर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा, दर का जो निर्धारण होता है वो दर का निर्धारण हमेशा यदि एक से अधिक पदों में संपन्न होता है तो वो उसमें जो धीमी गति से संपन्न होता है वही जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो दर का निर्धारण करती है। अब इसके आधार पर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडीन की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में ये चेंज हो रहा है जल में 2H2O प्लस O2 में चेंज हो रहा है। अभिक्रिया में हमें संतुलित करना पड़ेगा, तो हम इसको हम संतुलित कर देते हैं इस तरीके से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं एक क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है और ये जल और ऑक्सीजन में विघटित होता है। यदि हम इसके वेग समीकरण को देखें तो वेग बराबर हमें मिलेगा क्रिया कारक, चूँकि क्रिया कारक की सांद्रता में कमी आ रही है तो माइनस चिन्ह लगेगा DH2O2 बटे DT। चूँकि यहाँ पर अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है, इस अभिक्रिया का यदि दर निर्धारण को हम करते हैं दर के समीकरण के आधार पर, तो इसका साम्यावस्था स्थिरांक K आएगा माइनस DH2O2 बटे DT के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। चूँकि ये रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन वास्तव में होती कैसे है? तो इस रिएक्शन में ये 2 पद में होता है। पहला प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो क्षारीय माध्यम में उपस्थित आयोडीन के साथ में क्रिया करता है और H2O प्लस IO का निर्माण करता है। ये पद बहुत धीमी गति से होता है, अत्यंत ही स्लो स्टेप में यह अभिक्रिया होती है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो बहुत ही तीव्रता से होता है। अभिक्रिया में जो हमें पेरोक्साइड होता है H2O वो IO के साथ पुनः तीव्रता से रिएक्शन करता है, तो जल प्लस आयोडीन का और ऑक्सीजन आयोडीन आयन और ऑक्सीजन के रूप में हमें ये प्राप्त होता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो होता है, पहला स्टेप जो हो रहा है वो काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में दर का निर्धारण पहला स्टेप करेगा। तो ये अभिक्रिया में हम देखेंगे कि दोनों ही पदों में जो प्राथमिक अभिक्रिया होती है वो द्विआण्विक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, और IO जो है माइनस आयन, ये क्या कर रहा है, माध्यमिक स्पीशीज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ पर भी है और यहाँ से ये यहाँ आकर पुनः रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है। तो यदि हम इसका व्यवस्था करते हैं तो प्रथम पद जो होता है वो काफ़ी धीमे गति से होता है, इसीलिए वेग का निर्धारक पद कहा जाता है। अब इसके आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं अभिक्रिया की आणविकता का। सबसे पहला पॉइंट होगा कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है,
अभिक्रिया की कोटि और एक प्रायोगिक मात्रा के आधार पर होती है। ये शून्य और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक, हमने पहले पढ़ा है कि ये 0 और भिन्न मान में भी हो सकता है, लेकिन जो आणविकता होती है वो शून्य और भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम, तो अभिक्रिया की कोटि में शून्य भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन आणविकता शून्य और भिन्नात्मक मान में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमें इसमें मिलता है कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो प्राथमिक अभिक्रिया जटिल भी हो सकती है और दोनों टाइप से अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि आणविकता जो होती है उसकी प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होते हैं। आणविकता में हम प्राथमिक अभिक्रिया के द्वारा ही इसको समझाएंगे। जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया को समझाना मुश्किल है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्राथमिक और जटिल दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम प्राथमिक को समझा सकते हैं। जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कोई अर्थ, जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, नहीं है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जटिल अभिक्रियाओं में कोटि जो होते हैं सबसे मंद पद के द्वारा ही संपन्न हो रही है और उसी को ही हम बेस मानते हैं, और सबसे मंद पद ही जो होता है वही आणविकता और कोटि जो होती है उसकी समान होती है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारे को मिलेगा, जटिल अभिक्रिया जो भी होती है, जटिल अभिक्रिया में कोटि जो होती है उसकी जो कोटि निकलेगी वो मंद होगी, मंद हो सकती है, और इसमें सबसे मंद पद की जो आणविकता होती है और कोटि दोनों ही, मंद पद की आणविकता व कोटि दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि और उसकी विशेषता कि अभिक्रिया की कोटि में अभिक्रिया की आणविकता कोटि से कंपेयर करते हुए आणविकता किसे कहते हैं, तो कोटि और आणविकता में पर्याप्त अंतर हमें मालूम होना चाहिए।